विश्व के परम मित्र, भारत माता के अमूल्य पुत्र, श्रेष्ठ पुत्र और हम सबके आत्मीय और बहुत सम्मानित प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, आपने जीवन का हर पहलू पर प्रभाव कर दिया है। देश और विदेश में आपका जो पहलू है, देश को शांतिपूर्ण, हर देश को शांति की ओर ले जाना है, वसुधैव कुटुंबकम का एक उद्गार आप उठाते रहे हैं। भारत माता, आज भारत के सभी लोग इतने गर्व से चल रहे हैं कि आपने भारत को एक दूसरी स्तर पर ले गए। हाँ। गंदगी, गरीबी और अव्यवस्था से लोगों को उठा के देश को एक नई पहचान आपने दिया। आप आते ही आपने घोषित किया स्वच्छ भारत अभियान। सब जगह स्वच्छता, स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित देश। आप जरा मुड़ के देखिए कितना असुरक्षित महसूस कर रहे थे, आज देश में वो बात नहीं रही। पूरी तरह से ये जो जिसको रेड टेरर कह के कहते हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। ऐसे कई जगह हिंसा से मुक्त कर दिया देश को और देश में एक नई ऊर्जा आपने जगाया। जब हम विदेश में जाया करते थे 45 साल से, लोगों को मन में ये आशा नहीं थी कि वो कहते थे कि हिंदुस्तान कभी भी ऐसा नहीं हो सकता यहाँ जैसे। उन सब की धारणा को आपने गलत सिद्ध किया। कम समय में 10 साल में आप देखो, भारत जो मांगने वाला देश से आपने देने वाला देश बना दिया। जब दुनिया आर्थिक परिस्थिति से त्राही मच रही थी, आपने भारत को ऐसा संभाला कि भारत को 14 नंबर से आपने अभी तीसरे नंबर पर लेके खड़ा कर दिया। अयोध्या में श्री राम जी एक टेंट में बसते थे कितने साल से, आपने उसका सारी बाधाएं हटाकर ऐसा पहल किया है, भव्य मंदिर, और मंदिर के एक एक नकाशे काम से सब कुछ लेके आपने पूरी तरह से उसमें ध्यान देके भारत को भव्य श्री राम मंदिर आपने प्रदान किया है। आपको एक बात बताऊं, श्री राम की शिल्प और शिला दोनों कर्नाटक से गया है। कर्नाटक की तो हनुमान जी की जमीन है, धरती है भाई, तो हनुमान जी की धरती से आपका अंतस्फुरणा रही होगी, यहीं से शिला और शिल्पी दोनों को आप ले गए और इतना भव्य मंदिर बना है। और फिर आया काशी। यहाँ कर्नाटक में एक रिवाज है, जब भी शादी होती है इससे सबसे पहले काशी यात्रा करके चलते हैं। यहाँ के वधू वर जो है एक छाता और छड़ी लेके काशी यात्रा पे चलते हैं और वधू के माता पिता जाके उनको रोकते हैं, भाई काशी मत जाओ, इधर आ जाओ, मेरी पुत्री को आपको देते, उनसे बयां कर लो। ऐसे काशी जाने से रोकते हैं यहाँ पर और संसार बचते। मगर अब बात अलग हुई, काशी की जो भव्यता आपने दिया है देश को, अब मैं कहूंगा आप शादी के बाद भी काशी यात्रा जरूर करिए और दोनों परिवार मिल के जाइए, सास ससुर जी माता पिता सबको लेके काशी यात्रा करिए।
हर घर में काशी यात्रा का बहुत नाम है। ये इसी से शुरू होता है विवाह का संस्कार। तो कर्नाटक से बहुत बातें जुड़ी हुई है, काशी से और गुजरात से भी। इस आश्रम का पहला द्वार जो है, पता है कहां से आया? सोमपुर के आर्टिस्ट से, गुजरात से यहां आया। भाई नया साल पहले गुजरात में आ जाता है, फिर भारतवर्ष में आता है। तो इसलिए आप पहले गुजरात को आपने चमकाया, फिर पूरे देश को अभी चमका रहे हैं। आध्यात्मिक योग को आपने एक स्थान मान, जो उनका डिजर्विंग स्थान मान था रहा, उसको आपने दिया है। दुनिया में योग दिवस आपने करके योग को एक सर्वमान्य बनाया आपने। करोड़ों लोग योग, और खुद ही आप योगी भी, इसलिए आपसे बेहतर कौन हो सकता है ध्यान मंदिर का इनॉग्रेट करना। योग और अध्यात्म को आप हमेशा ऊपर उठा, हमारा विरासत थे ये। ऐसे ही आयुर्वेद, जिसको कम उपलक्ष्य किया गया था, आयुर्वेद को आपने एक अलग मिनिस्ट्री बना के, आयुष मिनिस्ट्री बना के उसका आपने वो किया। कभी यहाँ जो हमारे जैसे जरा वृद्ध लोग बैठे, आपके मन में ये होगा ये भारत में ये सब का कब उत्थान होगा? इन सब को आपकी जो मन की इच्छा थी, दिल की जो चाह थी, आपने उस सब को पूरा किया। आपको शांत होने, माने प्रशांत होने के लिए आप ये जितनी भी देश में बातें हैं, तरीके हैं, वो सब आपने अपनाया। हर घर ध्यान का एक अभियान आपने चालू किया कुछ साल पहले। हर घर में लोग ध्यान करें। ये धरती ध्यान की धरती, दुनिया का देन है ध्यान। पहले महादेव ने उमा को ध्यान दिए थे, सिखाया। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को ध्यान सिखाया। आप लोग सब, कभी लोग योग वशिष्ठ का अध्ययन भी करते हैं। तब उपरांत महर्षि पतंजलि, फिर भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग 6वां अध्याय में उन्होंने पूरी तरह से योद्धाओं के लिए किया था। इस तरह से ध्यान, ज्ञान और गान, कला के लिए आपने इतना प्रोत्साहन दिया। देश भर में कलाकारों को आपने प्रोत्साहन दिया। नया एजुकेशन पॉलिसी ला करके आपने एक नया परिवर्तन लेके आए। जहां पर अंधविश्वास और मूढ़ता, संकीर्णता रही, उसको आपने विशालता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया। इतना ही नहीं, समाज के हर तबके के लोगों को आपने अपनाया, चाहे गरीब हो, महिला हो, हर स्तर के लोगों को आपने एक अविस्मरणीय योगदान दिए हैं। इसलिए भारत बहुत गर्व करता है। मैं बोलता जाऊं तो अभी 1 घंटे तक बोल सकता, कई घंटों तक बोलना पड़ेगा। इतनी सारी उपलब्धियां हमें कहाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए और हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, इतना इंडस्ट्रीज को देखिए, यूथ देखिए, बच्चों का जो परीक्षा में माता पिता को इतनी चिंता नहीं हो, उतनी चिंता आप करके परीक्षा पे चर्चा करके बच्चों के दिल में हौसला बढ़ाए। मगर अभी हम समय के अभाव से मैं इतना ही कहूँगा, आपको हम धन्यवाद नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते, धन्यवाद देने में पराया हो जाते हैं आप। अपनों को कोई धन्यवाद नहीं देते हैं, हमें अधिकार जमाते। हमारे आप अपने हैं। हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का मूल मंत्र है, आई बिलोंग टू यू। हम तेरे हैं, मैं तेरा हूँ। यही तो हमारा उद्गार ही यही है। इसलिए आप अपने ही स्थान पर आए हैं,
आपका 9 आग्रह हम स्वीकार करेंगे, हम सब स्वीकार करेंगे आपका 9 आग्रह, मगर हमारा एक आग्रह आपको स्वीकार करना पड़ेगा। वो एक आग्रह ये होगी, आप देश को ऐसे ही नेतृत्व से देश को और आगे बढ़ाते जाइए और आप दीर्घायु रहिए। ये आपसे हमारा आग्रह है। आपका जो नेतृत्व ये हमको मिलता रहे, अगले बार आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। अब मैं 2-4 शब्द अपने आर्ट ऑफ लिविंग के जितने वॉलंटियर है, प्रशिक्षक के, उनके बारे में बोलूँगा। सन 1951 में मैं तो ध्यान सिखाता रहा ऐसे, तब उस वक्त के जो चीफ जस्टिस रहे इंडिया के, जस्टिस PN भगवती, वो बड़े आध्यात्मिक पुरुष थे। फिर एक दूसरे व्यक्ति थे, वो बिल्कुल नास्तिक थे, उनका नाम जस्टिस VR कृष्णय्यर, बहुत नामी थे। ये बिल्कुल दो छोर के लोग, एक समाज के दो छोर है, ये पूरा विश्वासी, एक बिल्कुल एक नास्तिक परंपरा को मानने वाले। मगर दोनों आके हमसे बोले, गुरुदेव आप जो दे रहे हैं ये, इसके लिए एक फ्रेमवर्क चाहिए, एक चौकट चाहिए। चित्र अच्छा है मगर चौकट चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए। हम पहले ट्रस्टी बने, वो इस संस्था के ट्रस्टी बने दोनों जने। और यहाँ के नरसिम्हा राव जो थे चीफ सेक्रेटरी, निवृत्त हुए कर्नाटक के, और बेंगलुरु के आर्किटेक्ट कहा जाता है लक्ष्मण राव, इनको भी उन्होंने शामिल किया और ये उन्होंने ट्रस्ट बनाया। 13 नवंबर, वो भी 13 को हुआ तेरे लिए, 13 नवंबर 1981 में। उसके बाद कई चुनौती को लेकर के ये संस्था आगे बढ़ती रही और ईश्वरी कृपा और हमारे वॉलंटियर्स जितने भी प्रोत्साहन इनमें, उत्साह इनमें है, उसको कहना भी मुश्किल है। 38,000 प्रशिक्षक और उनके हजारों करोड़ों उनके लोग और वॉलंटियर्स, इस सबका एक ही लक्ष्य था, एक हिंसा मुक्त जीवन, तनाव मुक्त जीवन और भारत के ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में उतारे। अपना पुरातन और नूतन का समावेश है, यही सनातन है। इस दिशा में चले। अब आप सबके जो प्रयत्न से आज आप दुनिया के उत्तर ध्रुव के पास चले जाए, त्रोमसे में, उधर भी लोग ध्यान कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, दक्षिण ध्रुव के पास भी कर रहे हैं। ये हमारे जो विरासत है भारत का, इसकी महिमा है, ये आज सर्वमान्य है और उसको आपने एक मंच दिया है, एक स्थान दिया है। इसलिए आपको फिर से मैं कहूँगा, धन्यवाद नहीं देंगे, आपको अभिनंदन और प्रेम पूर्वक कहेंगे। मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति। प्रणाम गुरुदेव, आपके शब्द हम सभी को सदैव ही ऊर्जा और दिशा देते हैं। ध्यान मंदिर, करोड़ों लोग यहाँ आकर ज्ञान और ध्यान के माध्यम से जीवन में परिवर्तन पा चुके हैं। सीमित दृष्टिकोण से निकलकर बहुमुखी प्रतिभाओं को जागृत करने का अवसर प्राप्त किया है और जीवन में सुख और शांति का अनुभव किया है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सविनय अनुरोध है कि कृपया ध्यान मंदिर का अनावरण करें।
आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें और अब समारोह का एक महत्वपूर्ण क्षण, आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज 9 राष्ट्र सेवा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं। आइए एक वीडियो के माध्यम से इन सभी परियोजनाओं को हम जानें। आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें वर्ष के उपलक्ष्य में 9 नई जन कल्याणकारी परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। 11 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा रुटाग स्मार्ट विलेज केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये परियोजना इन क्षेत्रों में आजीविका, नेतृत्व क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त करेगी। मिशन ग्रीन अर्थ के अंतर्गत अब तक 19 राज्यों में 90 लाख से अधिक वृक्षारोपण किए जा चुके हैं। अब इस अभियान में 45 लाख मोरिंगा वृक्ष तथा 87,500 पंचवटी वृक्ष उपवन स्थापित किए जाएंगे। 6 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरांत अब 50,000 युवाओं एवं महिलाओं को आधुनिक तकनीकी कौशलों के साथ साथ नेतृत्व प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। श्री अभयम प्रकल्प जनजातीय समुदायों तक स्वास्थ्य सेवाएं, मूल्य आधारित शिक्षा एवं आजीविका प्रशिक्षण पहुंचाएगा। उद्देश्य है 450 जनजातीय ग्रामों का समग्र विकास। डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत डिजिटल सेवकों को AI आधारित भारतीय भाषाई उपकरणों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 9 नए टेलीमेडिसिन केंद्रों के माध्यम से भारत के दूरस्थ एवं स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों तक विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। भारत की 550 कारागारों में 60,000 बंदियों को तनाव मुक्ति कार्यक्रमों एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग के निःशुल्क विद्यालयों में भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से 1,20,000 बच्चों को शिक्षा एवं देखभाल प्रदान की जा रही है। लक्ष्य है इन विद्यालयों की संख्या 1,356 से बढ़ाकर 2,000 करना। महिला सशक्तिकरण एवं उद्यम परियोजना अब तक 6 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित कर चुकी है। अब इसे 10 लाख महिलाओं तक ले जाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने अभूतपूर्व उपलब्धियां देखी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि इस सभा में उपस्थित तथा विश्व भर के करोड़ों आर्ट ऑफ लिविंग साधकों को अपना संबोधन करें। श्रद्धेय श्री श्री रविशंकर जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी संतजन, भाइयों और बहनों, एल्लारिगो नमस्कार। आज की ये सुबह एक अलग अनुभूति लेकर आई है। बच्चों के वैदिक मंत्रों से स्वागत, भगवान श्री गणेश के दर्शन, श्री श्री रविशंकर जी के 70 वर्ष और आर्ट ऑफ लिविंग के 45 वर्ष, ये ऐसे पल है जो हमेशा मेरी स्मृतियों में रहेंगे। इस अद्भुत समारोह में आमंत्रित करने के लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। अभी गुरुदेव ने बहुत कुछ बताया। आपको लगता होगा कि वो मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो मुझे काम बता रहे थे। आपने सही कहा कि मेरा धन्यवाद नहीं हो सकता, आप ही का हूं, आप ही के बीच आया हूं और आप ही के लिए आया हूं।
और जहां हूं वहां भी आप ही के कारण हूं। आज गुरुदेव के 70 साल का एक कार्यक्रम है, लेकिन मैं चाहूंगा जब मैं घर का ही हूं तो सामने से कह देता हूं कि जब आपका शताब्दी समारोह होगा तब मैं भी फिर से एक बार आऊंगा। आज दिव्य और भव्य ध्यान मंदिर का लोकार्पण हुआ है। जब संकल्प स्पष्ट हो और सेवा भाव से कार्य किया जाए तो हर प्रयास का सुखद परिणाम मिलता है। बाकी कुछ हो या न हो, हम सब लोटस की छत्र छाया में है। जैसे जैसे समय आता जाए ताली बजाते जाइए। और गुरुदेव के आशीर्वाद है तो फिर लोटस की छत्र छाया ही देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मैं आर्ट ऑफ लिविंग परिवार को इस ध्यान मंदिर के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, बेंगलुरु का माहौल, यहां का वातावरण कुछ अलग ही होता है। ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। योग, ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। और जैसा गुरु जी ने कहा, आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है। साथियों, इसी प्रेरणा से श्री श्री रविशंकर जी ने 45 वर्ष पहले आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में एक बीज बोया था। आज वो एक विशाल वटवृक्ष के रूप में हमारे सामने है। इस वटवृक्ष की हजारों शाखाएं दुनिया भर में अनगिनत लोगों के जीवन को स्पर्श कर रही है। और मुझे विदेश में जहां जहां जाना पड़ता है सरकारी काम के लिए, तो कोई न कोई आप वाला मिल ही जाता है। साथियों, हमारा भारत विविधताओं से भरा देश है। इतनी भाषाएं, इतनी परंपराएं, अलग अलग रीति रिवाज, उपासना के अलग अलग तरीके, जब हम इसे देखते हैं तो एक स्वाभाविक प्रश्न हम सबके मन में आता है
आखिर इन सभी सुंदर विविधताओं को जोड़ने वाला मूल तत्व क्या है? इसका उत्तर है स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना। हमारे यहां कहा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराः पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात दूसरों की सेवा करना पुण्य है और पीड़ा देना पाप है। सेवा परमो धर्म है। ये हमारे समाज का स्वाभाविक चरित्र है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार सरिता हम सबको संस्कारित करती है, प्रेरित करती है, ऊर्जावान बनाती है। भारत के अनेक आध्यात्मिक आंदोलनों ने अंततः स्वयं को मानव सेवा के माध्यम से ही अभिव्यक्त किया है। मुझे खुशी है कि आर्ट ऑफ लिविंग के हर प्रयास में सेवा की इसी भावना का प्रतिबिंब नजर आता है। अभी जो वीडियो दिखाया गया, सेवा ही सेवा है, उसमें लोगों का ही कल्याण है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग की यात्रा से जुड़े हर वॉलेंटियर को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कोई भी अभियान तब सफल होता है जब उसके साथ समाज की शक्ति जुड़ जाती है। इसलिए ऐसे हर महत्वपूर्ण मिशन के लिए समाज की शक्ति को जागृत करना बहुत आवश्यक है। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि समाज, राजनीति और सरकारों से भी अधिक शक्तिशाली होता है। और कोई भी सरकार तभी सफल हो सकती है जब समाज स्वयं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाता है। अब जैसे हमारा स्वच्छ भारत अभियान है, ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये लोगों के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन चुका है। अब ये समाज की शक्ति से ही आगे बढ़ रहा है। साथियों, जब समाज सक्रिय हो जाता है, तब देश की सबसे बड़ी चुनौतियों का भी सामूहिक समाधान निकाला जा सकता है। ये देखना बहुत ही सुखद है कि आर्ट ऑफ लिविंग संस्था भी हमेशा से समाज की इस शक्ति को साथ लेकर चलती है। आप सभी ने विकास से जुड़े कार्यक्रमों में सोशल अप्रोच को बहुत महत्व दिया है। चाहे वृक्षारोपण अभियान हो या रूरल स्मार्ट विलेज सेंटर्स हो, महिलाओं और जनजातीय समाज को सशक्त बनाने वाले कार्यक्रम हो, या फिर कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाला अभियान हो, ये सभी प्रयास
देश और समाज की विकास यात्रा के उसमें महत्वपूर्ण योगदान देने वाले होते हैं। साथियों, मैं एक और बात के लिए यहां उपस्थित हर व्यक्ति की प्रशंसा करूंगा, और वो है युवा शक्ति पर फोकस। आज की दुनिया में बहुत तेजी से बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हर दिन साइंस नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं। भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है। हमारी डिजिटल क्रांति ने भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है। हमारे युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट्स भेज रहे हैं। देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है और आर्ट ऑफ लिविंग है। युवाओं को आज के आधुनिक युग की चुनौतियों के समाधान पाने में गुरुदेव और आर्ट ऑफ लिविंग बहुत सहायता कर रहा है। साथियों, आज टेक्नोलॉजी की वजह से दूर बैठे लोग एक पल में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, लेकिन जरूरी है हम दुनिया से जुड़े या न जुड़े, स्वयं से तो जुड़े। और ये स्वयं से जुड़ने की क्षमता को चाहे बीजारोपण करना हो, उसको सिंचन करना हो या उसको सक्षम बनाना हो, ये महान परंपरा से संभव होता है। विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है। ऐसी संस्थाएं लोगों में जुड़ाव, अपनापन और सामूहिक जिम्मेदारी का भाव मजबूत करती है। साथ ही ऐसी संस्थाओं में लोगों को अपनी संस्कृति को जानने और समझने का
अवसर भी मिलता है। मुझे विश्वास है कि आज जिस ध्यान मंदिर का उद्घाटन हुआ है वो आने वाली अनेक पीढ़ियों को, हजारों लोगों के लिए शांति और उपचार का केंद्र बनेगा। साथियों, आप सभी देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन जब भी आपके बीच आता हूं तो कुछ आग्रह करने से खुद को रोक नहीं पाता। अभी मेरे बोलने से पहले ही गुरुजी ने कह दिया कि आपके 9 आग्रह हमें मंजूर है, तो बोलने को लिए कुछ बचा नहीं, लेकिन आदत जाती नहीं। भारत के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कई स्तरों पर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इनमें आर्ट ऑफ लिविंग जैसे संगठन महत्वपूर्ण भूमिका और ज्यादा शक्ति से इस परिवर्तन के प्रहरी बन सकते हैं। आप में से बहुत से लोग किसानों और ग्रामीण समुदायों के साथ जुड़कर काम करते हैं। जैसा यहां फिल्म में भी बताया गया कि किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ने की दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। आज बीमारी में भी इंसान नेचुरल हीलिंग के रास्ते खोज रहा है, तो हमारी धरती मां, उसे भी नेचुरल हीलिंग की जरूरत है। केमिकल फर्टिलाइजर ने ये हमारे खेत को, हमारी धरती मां को उजाड़ दिया है। इस हमारी धरती मां को केमिकल से बचाना, ये भी आर्ट ऑफ लिविंग है। एक पेड़ मां के नाम अभियान को और व्यापक बनाने में आप बहुत ताकत दे सकते हैं, उसको और विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा ये भी आर्ट ऑफ लिविंग है। इकोलॉजी और इकोनॉमी हम अलग नहीं कर सकते। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से किसानों को पानी का बेहतर उपयोग बताया जा रहा है। इसमें आपके सहयोग से और बेहतर परिणाम मिलेंगे, क्योंकि पानी की हर बूंद बचाना ये भी आर्ट ऑफ लिविंग तो है। कुछ ही हफ्ते में मानसून आने वाला है। ये सही समय है जब जल संरक्षण को लेकर के व्यापक जागरूकता फैलाई जाए। इसी तरह बिजली बचाना, सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरी बनाना, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, ये सभी